हेलो गाइस, मैं हूं अबीहा इंतखाब और आपके अपने यूट्यूब चैनल अबीहा क्लासेस सफलता की सोच में आपका स्वागत है। तो जैसा कि आपको पता है कि हम इस बुक को आपको पढ़ा रहे हैं और इस बुक के मैंने अभी तक आपको 7 चैप्टर्स पढ़ा दिए हैं। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नवपाषाण युग प्रथम खाद्य उत्पादक एवं पशुपालक। ये यूपीएससी के लिए भी इम्पॉर्टेंट बुक है और साथ ही साथ अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की अगर तैयारी कर रहे हैं, किसी भी गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम की, तो उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें प्राचीन युग का जो भारत का इतिहास है वो बहुत अच्छे से दिखाया गया है। यानी मैं कह सकती हूँ बताया गया है। इसमें सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनसे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो उन सबको हम डिस्कस करेंगे। देखिए, चैप्टर्स तो बहुत बड़े बड़े हैं लेकिन हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को यहाँ पे नोट डाउन किया है जिससे क्वेश्चन बनते हैं, तो वही हम पढ़ाएंगे। विपिन चंद्र मैं आपको पूरी पढ़ा चुकी हूँ, आधुनिक भारत का इतिहास। चैनल पर जाके आप वीडियोस देख सकते हैं, उसके 13 अध्याय हैं और वो 13 के 13 अध्याय मैंने कंप्लीट करवाए हैं विथ पीडीएफ। और इस बुक को भी मैं कंप्लीट करा रही हूँ। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। नवपाषाण युग प्रथम खाद्य उत्पादक एवं पशुपालक। विश्व स्तरीय संदर्भ में नवपाषाण युग नियोलिथिक 9000 ईसा पूर्व से आरंभ होता है। भारतीय उपमहाद्वीप में नवपाषाण युग की एक ऐसी बस्ती मिली जिसका समय लगभग 7000 ईसा पूर्व बताया जाता है। यह पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में अवस्थित मेहरगढ़ में है। मेहरगढ़ बलूचिस्तान के ब्रेड बास्केट नाम से प्रसिद्ध कोची मैदान में बोलन नदी के तट पर अवस्थित था। यहाँ के प्राचीनतम निवासी पशुपालन करते थे और अनाज उपजाते थे, लेकिन 5550 ईसा पूर्व के लगभग बाढ़ों के कारण वे तबाह हो गए। लगभग 5000 ईसा पूर्व में पत्थर और हड्डी दोनों के बने औजारों की सहायता से कृषि और अन्य गतिविधियां फिर से शुरू की गई। अब आगे देखते हैं। 4500 से 3500 ईसा पूर्व के काल में कोची मैदानी क्षेत्र से सिंधु नदी के मैदानी क्षेत्र तक कृषि का पर्याप्त विस्तार हुआ। 5000 ईसा पूर्व तक यह लोग चाक से मृदभांड नहीं बनाते थे, लेकिन 4500 ईसा पूर्व के बाद कुम्हार के चाक की जानकारी हो गई। आगे देखते हैं कि मिट्टी के बर्तनों की संख्या तेजी से बढ़ी और उन पर चित्रकारी होने लगी। ये सब बात हो रही है नवपाषाण युग की। सिंधु की सहायक नदी हकरा की सूखी घाटी में 47 उत्तर नवपाषाण कालीन बस्तियां मिली। विंध्य पर्वत के उत्तरी पृष्ठों पर पाए गए कुछ नवपाषाण स्थलों को 5000 ईसा पूर्व तक पुराना बताया जाता है, किंतु सामान्यतः दक्षिण भारत में पाई गई नवपाषाण बस्तियां 2500 ईसा पूर्व से अधिक पुरानी नहीं है। भारत के कुछ दक्षिणी और पूर्वी भागों में ऐसे स्थल महज 1000 ईसा पूर्व के हैं। आगे देखते हैं। उत्तर पश्चिम में कश्मीरी नवपाषाण संस्कृति की कई विशेषताएं हैं, जैसे गर्तावास, गड्ढा घर, मृदभांड की विविधता, पत्थर तथा हड्डी के तरह तरह के औजारों का प्रयोग तथा सूक्ष्म पाषाण का पूरा अभाव। इसका महत्वपूर्ण स्थल है बुर्ज होम, जिसका अर्थ होता है भुर्ज वृक्ष का स्थान। यह श्रीनगर से उत्तर पश्चिम की ओर 16 किलोमीटर दूर है। वहां नवपाषाण युगीन लोग एक झील के किनारे जमीन के नीचे घर बनाकर रहते थे और शिकार और मछली पर जीते थे। लगता है कि वे खेती से परिचित थे। श्रीनगर से दक्षिण पश्चिम की ओर 41 किलोमीटर दूर एक अन्य नवपाषाण स्थल गुफकराल, जहां के लोग कृषि और पशुपालन का धंधा करते थे। भारत में चिरांद की एक और स्थान है जहां हड्डी के उपकरण पाए गए हैं और यह स्थान गंगा के उत्तरी किनारे पर पटना से 40 किलोमीटर पश्चिम में है। यहाँ के उपकरण हरिण सींगों के हैं और पर्वतीय नवपाषाण परिवेश में 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। यहाँ बस्ती इसलिए संभव हुई क्योंकि गंगा, सोन, गंडक और घाघरा इन 4 नदियों का संगम स्थल होने के कारण यहाँ खुली जमीन उपलब्ध थी। देखिए, अगर हम देखते हैं कि कोई भी सभ्यता का जो विकास होता है या निर्माण होता है वो हमेशा नदियों के किनारे होता है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ कि विश्व की सबसे पुरानी जो सभ्यता है मेसोपोटामिया की सभ्यता, वो भी नदी के किनारे दजला और फरात के किनारे बसी। मैं बात करूँ हड़प्पा सभ्यता, वो भी सिंधु नदी के किनारे बसी। तो नदियों का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है सभ्यताओं के बसने का, क्योंकि पानी बहुत अहम होता है जीवन जीने के लिए। इसलिए जो भी सभ्यताओं का विकास होता है वो नदियों के किनारे ही होता है और साथ ही साथ कृषि के लिए उपजाऊ भूमि भी मिल जाती है। आगे देखते हैं कि बुर्ज होम के लोग रूखड़े, धूसर, मृद भांडों का प्रयोग करते थे। यहाँ यह रोचक बात है कि यहाँ कब्रों में पालतू कुत्ते भी अपने मालिकों के शव के साथ दफनाए जाते थे। पालतू कुत्तों को उनके मालिकों के कब्रों में दफनाने की प्रथा भारत के अन्य किसी भी भाग में नवपाषाण युगीन लोगों में शायद नहीं थी। बुर्ज होम वासस्थान की सबसे पूर्व की तिथि 2700 ईसा पूर्व है, किंतु चिरांद में मिली हड्डियों की तिथि 2000 ईसा पूर्व से बहुत पहले नहीं रखी जा सकती और संभवतः यहाँ के औजार
पचेती नवपाषाण काल के हैं। आगे देखते हैं, नवपाषाण युग के लोगों का दूसरा समूह दक्षिण भारत में गोदावरी नदी के दक्षिण में रहता था। वे लोग आमतौर से नदी के किनारे ग्रेनाइट की पहाड़ियों के ऊपर या पठारों में बसते थे। तीसरा क्षेत्र जहां पाषाण युग के औजार मिले हैं असम की पहाड़ियों में पड़ता है। नवपाषाण औजार भारत के उत्तर पूर्वी भाग सीमा पर मेघालय की गारो पहाड़ियों में पाए जाते हैं। आगे देखते हैं, जिन कई नवपाषाण स्थलों या नवपाषाण परतों वाले स्थलों का उत्खनन हुआ उनमें प्रमुख है कर्नाटक में मस्की, ब्रह्मगिरी, हल्लूरू, कोडकल, पिकहिली, संगेनकुलु, टी, नरसीपुरा, तेक्कलकोटा और तमिलनाडु में पय्यमपल्ली, उतनूर, संगेनकल्लू, टी, नरसीपुर, तेक्कलकट्टू तमिलनाडु में पय्यमपल्ली, उतनूर आंध्र प्रदेश का महत्वपूर्ण नवपाषाण स्थल है। जान पड़ता है दक्षिण भारत में नवपाषाण व्यवस्था 2000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक जारी रहेगी। कर्नाटक के पिकलीहल के नवपाषाण युगीन निवासी पशुपालक थे और गाय, बैल, बकरी, भेड़ आदि पालते थे। वे मौसमी शिविरों में रहते थे। अपने शिविर के चारों ओर खंबे, खूंटे गाड़कर मवेशी के बाड़े बनाते जिनमें मवेशियों को रखते और गोबर जमा करते थे। आगे देखते हैं, नवपाषाण युग के निवासी सबसे पुराने कृषक समुदाय के थे। वे पत्थर की कुदालों और खोदने के डंडों से जमीन खोदते थे। डंडों में एक और एक आधे किलोग्राम वजन के पत्थर के छल्ले लगे रहते थे। पत्थर के पालिशदार औजारों के अलावा वे सूक्ष्म पाषाण फलकों का भी प्रयोग करते थे। आगे देखते हैं, मेहरगढ़ में बसने वाले नवपाषाण युग के लोग अधिक उन्नत थे। वे गेहूं और जौ और रुई उपजाते थे और कच्ची ईंटों के घर में रहते थे। नवपाषाण युग के स्लेट, कुल्हाड़ियां, बसूले, छेनी आदि औजार उड़ीसा और छोटा नागपुर के पहाड़ी इलाकों में पाए जाते हैं, परंतु मध्य प्रदेश के कुछ भागों में तथा उत्तरी दक्कन के कई प्रदेशों में नवपाषाण बस्तियों का आभास आमतौर से बहुत कम मिलता है, जिसका कारण यह है कि वहां से पत्थर नहीं थे जिन्हें आसानी से खराद कर चिकना किया जा सके। आगे देखते हैं, 9000 ईसा पूर्व और 3000 ईसा पूर्व के बीच की अवधि में पश्चिमी एशिया में भारी तकनीकी प्रगति हुई, क्योंकि इसी अवधि में लोगों ने खेती, बुनाई, कुंभकारी, पशु भवन निर्माण, पशुपालन, लेखन आदि का कौशल विकसित किया। प्रस्तर युग के लोगों की एक भारी लाचारी थी। वे पूर्णतः पत्थर के ही औजारों और हथियारों पर आश्रित थे, इसलिए वे पहाड़ी इलाकों से दूर जाकर बस्तियां नहीं बना सकते थे। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे और कल मैं आपको पढ़ाऊंगी ताम्रपाषाण कृषक संस्कृतियां क्या है। और आज मैं शॉर्ट नोट्स जो आपको पढ़ाती हूँ शॉर्ट नोट्स बताती चलूँ कि आज के शॉर्ट नोट्स क्या है। इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब थे। हजरत मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईसा में मक्का में हुआ था। देखिए, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ, तो ईसा पश्चात हुआ है। यानी कि जो ग्रेगोरियन कैलेंडर हम यूज करते हैं, जिसमें हम एनो डोमिनी और द बिफोर ऑफ द जीसस क्राइस्ट जानते हैं, जिसमें हम उल्टे नंबर्स पढ़ते हैं, जो बिफोर ऑफ द जीसस क्राइस्ट है, फिर सीधे नंबर पढ़ते हैं एनो डोमिनी में। तो हम यहाँ पे बात करते हैं कि हजरत मोहम्मद साहब का जो जन्म हुआ ये 570 ईसा, अगर मैं यहाँ बात करते तो पश्चात हुआ, यहाँ ईसा पूर्व नहीं हुआ है, ये 570 ईसा पश्चात हुआ और मक्का में हुआ था। हजरत मोहम्मद साहब के पिता का नाम अब्दुल्ला और माता का नाम आमीना था। ठीक है, आमीना था। पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी खलीफा कहलाए। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखिएगा। देखिए, हजरत मोहम्मद साहब का जो जन्म हुआ वो 570 ईसा पूर्व मक्का में हुआ। यहाँ पे बात हो रही है ईसा पश्चात, हजरत मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईसा के पश्चात, यानी कि ग्रेगोरियन कैलेंडर की बात करते हैं तो एडी यानी एनो डोमिनी, जिससे हम बात करते हैं कि जिस साल ईसा मसीह का जन्म हो गया उसके बाद नंबर सीधे चलेंगे, तो वहां पे हम देखते हैं कि 570 ईसा पश्चात यानी एडी में हुआ था। मोहम्मद साहब का जन्म कहाँ पे हुआ था? मक्का में हुआ था। इनके पिता का नाम अब्दुल्ला और माता का नाम आमिना था। पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी खलीफा कहलाए। जो आगे हम जब आपको मॉडर्न हिस्ट्री हम पढ़ाएंगे तो मॉडर्न हिस्ट्री में आप जानेंगे खलीफा कैसे ख़त्म हुए और वो इंडिया में जो खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट हुआ था उसके बारे में, जो मैं आपको विपिन चंद्र के बुक में पढ़ा चुकी हूँ। तो यहाँ पे बात करते हैं खलीफा कहलाए। इब्न इशाक ने सर्वप्रथम पैगंबर साहब का जीवन चरित्र लिखा था, यानी जीवन चरित्र का जो वर्णन किया था वो किसने किया था? तो जीवन चरित्र का जो वर्णन किया था वो इब्न इशाक ने किया था सबसे पहले। ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह थे। ठीक है, ईसा धर्म का प्रमुख ग्रंथ बाइबल है। ईसा के जन्म दिवस को क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको दो धर्मों के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए, एक जो आप इस्लाम धर्म जानते हैं और एक ईसाई धर्म आप जो जानते हैं। देखिए, यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा, धर्म इस्लाम है उसको मानने वाले मुसलमान है, धर्म ईसाई है उसको मानने वाले धर्म यहाँ पे क्रिश्चियन है, क्रिश्चियनिटी है जिसे हम बात करते हैं, उसको मानने वाले क्रिश्चियंस होते हैं। तो यहाँ पे चीजें थोड़ी सी अलग है, उनको समझने की जरूरत है कि ईसाई
ईसाई कौन होते हैं? जो ईसा मसीह को मानते हैं, यानी कि वो उन्हें भगवान का बेटा कहते हैं यहाँ पे। और उसी के अकॉर्डिंग, यानी ईसा मसीह का जब जन्म होता है उसी से ग्रेगोरियन कैलेंडर को माना जाता है कि भाई ग्रेगोरियन कैलेंडर जो है वो ईसा मसीह के जन्म पर ही बेस्ड है। ईसा मसीह के जन्म के पहले की बातें होंगी, जो नंबर्स होंगे वो उल्टे चलेंगे। ईसा मसीह के जन्म के बाद की बात जो होगी यानी एडी में, वो नंबर सीधे चलेंगे। तो आज का वीडियो बस इतना ही। कल हम पढ़ेंगे नया चैप्टर ताम्र पाषाण कृषक संस्कृतियाँ। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।